ये है मुंबई कोस्टल रोड, एक अमेजिंग 30 किलोमीटर लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे मुंबई सिटी के वेस्टर्न कोस्ट पर। ये मरीन लाइन से शुरू होगा और कांदीवली तक जाएगा, बीच में बांद्रावली सीलिंग से होते हुए। ये काफी यूनिक एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसमें इंडिया की पहली अंडर सी रोड टनल और नया केबल स्टेट ब्रिज बनाया जाएगा। साथ ही रिक्लेम्ड लैंड पर ग्रीन स्पेसेस, प्रोमेनाड और बस रैपिड ट्रांजिट बनाने के भी प्लान्स हैं। मुंबई की पॉपुलेशन 2 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और फ्यूचर में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन के साथ ट्रैफिक में भी काफी बढ़ोतरी हुई। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक मुंबईकर हर रोज ट्रैफिक में 80 से 90 मिनट बिताता है, यानी 1.5 घंटा हर रोज। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे लोगों और इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ता होगा। एस्टिमेट किया जाता है कि हर साल 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है मुंबई को ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। मुंबई में 3 मेजर नॉर्थ साउथ रूट्स हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न फ्रीवे। इनमें से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सबसे पहले खत्म हो जाता है बांद्रा में। अगर किसी ने और साउथ जाना हो तो उसे बांद्रावली सीलिंग से होते हुए वर्ली की आर्टीरियल रोड्स को नेविगेट करना पड़ता है, जो कि पीक आवर्स में काफी कंजेस्टेड हो जाती हैं। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न फ्रीवे कम्यूटर्स को बायकला और मसगांव तक छोड़ता है। लोकल ट्रेन्स और साउथ जाती हैं चर्चगेट और CSMT स्टेशन तक, मगर उनमें भी शांति से ट्रैवल नहीं किया जा सकता पीक आवर्स में। ओवरलोडेड लोकल्स की पिक्चर्स तो आपने देखी ही होंगी। तो प्रेजेंट में देखा जाए तो कम्यूटर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, मगर पहले और भी कम थे। पिछले 20 सालों में सिटी ने कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जिससे कम्यूटर्स को कुछ राहत मिली है, जैसे कि सेनापति और एल्फिंस्टोन फ्लाईओवर्स लोअर परेल में और JJ फ्लाईओवर मसगांव से फोर्ट तक। इनके अलावा 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स खुले, बांद्रावली सीलिंग 2010 में और ईस्टर्न फ्रीवे 2014 में। मगर इस रूट में कोई भी रैपिड ट्रांजिट नहीं बनाई गई। इससे लोगों के पास रोड से जाने का ऑप्शन तो इम्प्रूव हुआ, मगर ट्रांजिट कैपेसिटी सेम रही, जिससे लोकल ट्रेन्स ओवर क्राउडेड हो गई। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी व्हीकल से ट्रैवल करने लगे, जिससे धीरे धीरे रोड्स पर ट्रैफिक और बढ़ गया। इस फिनोमिनन को इंड्यूस डिमांड कहते हैं, यानी नई रोड से आते हैं नए यूजर्स और ट्रैफिक बढ़ता है, जिससे और नई रोड्स की जरूरत पड़ती है। ये साइकिल चलता रहता है जब तक इसे रैपिड ट्रांजिट से ब्रेक ना किया जाए। प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है और फ्यूचर में हालात और बिगड़ जाएंगे अगर जल्द ही कुछ ना किया गया तो। मगर खुशखबरी ये है कि मुंबई में अभी कई प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जो कि ट्रैफिक से बड़ी राहत पहुंचाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, चाहे वो नया एयरपोर्ट हो, नए एक्सप्रेसवेज या फिर 11 मेट्रो लाइन्स। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके अर्लीस्ट प्लान्स 1962 में बनाए गए थे, जिसके अंदर एक 3.6 किलोमीटर लंबी रोड हाजी अली दरगाह से नरीमन पॉइंट तक बनाई जानी थी। इसमें भी मालाबार हिल के नीचे 1 किलोमीटर लंबी टनल को प्रपोज किया गया था। पूरा प्रोजेक्ट तब काफी डिफिकल्ट साबित हो रहा था एग्जीक्यूट करने में, इसलिए इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। इसका दूसरा जन्म हुआ 50 साल बाद, जब 30 किलोमीटर का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट प्लान और स्टडी किया गया 2012 में। इसको बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंड रिक्लेमेशन को अप्रूव नहीं किया था, एनवायरमेंटल इश्यूज और रेगुलर फ्लडिंग की वजह से। 2015 में इसको फाइनली अप्रूवल दे दिया गया और इस पर काम शुरू हो गया। इसमें 7.5 किलोमीटर लंबी सी वॉल बनाने का प्लान ऐड किया गया, क्लाइमेट चेंज से बढ़ते सी लेवल से बचने के लिए। मुंबई कोस्टल रोड को 2 फेजेस में बनाया जाएगा, साउथ और नॉर्थ। साउथ फेज है 9.98 किलोमीटर लंबा मरीन लाइन से वर्ली तक और नॉर्थ फेज है 19.22 किलोमीटर लंबा कांदीवली से बांद्रा तक। इनके बीच में 5.6 किलोमीटर लंबा बांद्रावली सीलिंग भी आता है। दोनों फेजेस को मिलाकर कोस्टल रोड की टोटल लेंथ 29.2 किलोमीटर हो जाएगी 8 लेन्स के साथ। इसके लिए 415 एकड़ का एरिया रिक्लेम किया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेसवे के अलावा प्रोमेनाड, ग्रीन स्पेसेस और साइकिल ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे। 2 लेन्स की बस रैपिड ट्रांजिट और बस स्टॉप्स भी प्लान किए गए हैं, जिनको पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस से जोड़ा जाएगा। दोनों फेजेस में से सिर्फ साउथ फेज ही अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, नॉर्थ फेज अभी प्लान्ड है मगर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई, इसीलिए हम मोस्टली साउथ फेज पर ही फोकस करेंगे। ये मरीन ड्राइव से शुरू होगा प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर के पास, फिर गिरगांव चौपाटी से अंडरग्राउंड चले जाएगा। यहाँ 1 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल्स बनाई जाएंगी, जो कि इंडिया की पहली अंडर सी रोड टनल्स होंगी। आगे ये मालाबार हिल्स के नीचे से होते हुए जाएगा, फिर प्रियादर्शनी पार्क से बाहर आएगा, जहाँ से इसको रिक्लेम लैंड पर बनाया जाएगा। ये सारा एरिया रिक्लेम लैंड होगा। भूलाबाई देसाई मार्ग के पास एक मेजर इंटरचेंज बनेगा। इसमें मल्टीपल ऑन और ऑफ रैम्प्स होंगे, उन सब की डायरेक्शंस ऐसी होंगी। इनको ऐसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि एक्सप्रेसवे से कनेक्टिंग आर्टीरियल रोड्स पर भी सिग्नल फ्री मूवमेंट रहे। आगे ये हाजी अली दरगाह के पास से निकलेगा, यहाँ पर भी एक मेजर इंटरचेंज बनाया जाएगा लाला लाजपत राय मार्ग के साथ। इसके रैम्प्स की डायरेक्शंस ऐसी होंगी। फाइनली ये वर्ली तक जाएगा, मोस्टली रिक्लेम्ड लैंड पर, जहां ये बांद्रावली सीलिंग पर खत्म हो जाएगा। इससे कनेक्ट करने के लिए एक 650 मीटर लंबा ब्रिज भी बनेगा इधर। वर्ली सी फेस पर इसका आखिरी इंटरचेंज बनेगा, जिसके रैम्प्स की डायरेक्शंस ऑफ ट्रैवल ऐसे होंगी।
टोटल 3 इंटरचेंजेस, 2 ब्रिजेस और 1 ट्विन टनल्स बनाए जाएंगे इस फेज में। BMC बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको बनवाने का काम कर रही है 12,000 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट से। 1 किलोमीटर लंबा और 8 से 10 मीटर चौड़ा सी फेसिंग प्रोमेनाड बनाया जाएगा कोस्टल रोड के पैरेलल में, जिससे लोगों को एक और रिक्रिएशनल एरिया मिल जाएगा। ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स भी बनेंगे जिनको पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज से जोड़ा जाएगा। BMC के अकॉर्डिंग लैंड रिक्लेमेशन में से 60% स्पेस का इस्तेमाल रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए किया जाएगा और 13% स्पेस सी वॉल बनाने के लिए। साइकिल ट्रैक्स, बस स्टॉप्स और एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट भी बनाया जाएगा इधर। मालाबार हिल्स के नीचे टनल्स बनाने के लिए दुनिया की सबसे लंबी टनल बोरिंग मशीन काम कर रही है, जिसका नाम है TBM मावला। पूरे फेज को 4 पैकेजेस में बनाया जा रहा है L&T, HCC और Hyundai डेवलपमेंट कंपनी द्वारा। इसमें 6 पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस और 3 अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स बनेंगे। तीनों इंटरचेंजेस ट्रम्पेट और डायरेक्शनल टी इंटरचेंज के डिजाइन को मिलाकर बनाए जा रहे हैं, जो कि दिखने में एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रोड्स की तरह लगते हैं। इसका ट्रम्पेट पार्ट कोस्टल रोड से एंट्री एग्जिट के लिए है और डायरेक्शनल टी पार्ट आर्टीरियल रोड से। इसमें 50% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है अगस्त 2022 तक और अगले साल नवंबर 2023 में खुलने की उम्मीद है। नॉर्थ फेज बांद्रा में शुरू होगा सीलिंग से, फिर आगे कार्टर रोड से कनेक्ट होगा। यहाँ पर वर्सोवा बांद्रा सीलिंग बनाया जाएगा। बनने के बाद ये देश के सबसे लंबे सी ब्रिजेस में से एक हो जाएगा, बांद्रावली सीलिंग से भी लंबा। आगे ये अंधेरी वेस्ट और गोरेगांव वेस्ट से होते हुए जाएगा, कांदीवली में खत्म होने से पहले। इस फेज को बनाने के लिए 222 एकड़ का लैंड रिक्लेम किया जाएगा, जिसका 22% स्पेस कोस्टल रोड के लिए इस्तेमाल होगा और बाकी स्पेस रिक्रिएशनल एरिया के लिए। MSRDC इसको बनवाने का काम कर रही है। दोनों फेजेस बनने के बाद ये क्विकेस्ट रूट हो जाएगा नॉर्थ और साउथ मुंबई के बीच, बाकी रोड्स, लोकल ट्रेन्स और फेरी से भी तेज। अभी 2 घंटे का समय लगता है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, खुलने के बाद ये केवल 40 मिनट हो जाएगा। मुंबई में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, स्पेशली साउथ वेस्टर्न पार्ट में। BMC ने एस्टिमेट किया है कि 1,30,000 व्हीकल्स हर रोज इसका इस्तेमाल करेंगी। उनके मुताबिक इससे पेट्रोल कंजम्पशन में कटौती देखने को मिलेगी और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से राहत मिलेगी। कंस्ट्रक्शन की वजह से 2000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं। इसके अलावा ग्रीन स्पेसेस बढ़ेंगे सिटी में, लोकल रियल एस्टेट में बढ़ोतरी होगी, जिससे मुंबई की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल जाएगा। बस रैपिड ट्रांजिट के साथ पार्क एंड राइड फैसिलिटीज़ भी होंगी। ट्रैवल टाइम 70% से कम होगा और फ्यूल सेविंग 34% से, जिससे कम्यूटर्स एक साल में ओवरऑल 800 करोड़ रुपए बचा पाएंगे। मालाबार हिल्स के नीचे जो ट्विन टनल्स बनाई जा रही हैं, उनकी यूजफुल लाइफ 120 साल की होगी और वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी होंगी। सी वॉल से कोस्टल इरोजन में कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी, साथ ही ये फ्लड्स और क्लाइमेट चेंज से बढ़ते सी लेवल से भी बचाएंगी कोस्टलाइन को कुछ सालों के लिए। मुंबई के ईस्टर्न साइड में एक और एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये है 21 किलोमीटर लंबा ट्रांस हार्बर लिंक, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। बनने के बाद ये देश का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज हो जाएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट है लगभग 17,800 करोड़ रुपए की। मुंबई साइड में इसे ईस्टर्न फ्रीवे के साथ लिंक किया जाएगा इस कॉम्प्लेक्स वाई इंटरचेंज की मदद से। इसमें एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऐड हुआ है पिछले साल, जिससे कम्यूटर्स हार्बर लिंक से कोस्टल रोड तक नॉन स्टॉप ट्रैवल कर पाएंगे। ये है वर्ली सेवरी कनेक्टर, 4.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन की एलिवेटेड रोड दोनों सीलिंग्स के बीच। इसका सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक एलिवेटेड मोनोरेल लाइन प्रेजेंट है। ये रोड इसके भी ऊपर से होते हुए जाएगी 27 मीटर की मैक्सिमम हाइट के साथ, जो कि इसे मुंबई की हाईएस्ट रोड बना देगी। इस कनेक्टर की एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 1,200 करोड़ रुपए और अगले साल की डेडलाइन है, मगर कंस्ट्रक्शन वर्क अभी शुरू नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से मुंबई कोस्टल रोड के कई ड्रॉबैक्स भी उभर के सामने आए हैं, जो कि हमें इस प्रोजेक्ट को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मजबूर करते हैं। लोगों ने एनवायरनमेंट, कम्युनिटी और अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड इश्यूज उठाए हैं प्रोटेस्ट, कैंपेन्स और कोर्ट केसेस का इस्तेमाल करके। इन्वायरमेंटलिस्ट के अकॉर्डिंग लैंड रिक्लेमेशन कभी भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार इको सेंसिटिव एरियाज डैमेज हो जाते हैं, चाहे जितना मर्जी ध्यान रखा जाए। लोकल्स का कहना है कि कोरल रीफ्स के साथ मरीन फूड चेन्स को भी भारी नुकसान होगा। हाजी अली दरगाह के पास से 11 डॉक्यूमेंटेड कोरल स्पीशीज मिले हैं, जो कि नेवी नगर के प्रोटेक्टेड जोन में शिफ्ट किए जाएंगे। BMC ने ओवरऑल 18 कोरल कॉलोनीज को ट्रांसलोकेट करने का प्रॉमिस किया है। इसके अलावा मैंग्रोव्स और क्रीक्स, जो कि सिटी को फ्लड्स और राइजिंग सी लेवल से बचाने का काम करते हैं, ये इश्यूज फ्यूचर में और बढ़ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी डेंजरस लेवल पर है।
कम्युनिटी की बात करें तो मुंबई के लोकल फिशरमैन और उनके लाइवलीहुड पर बुरा असर पड़ेगा। कोले कम्युनिटी एक फिशिंग कम्युनिटी है जो कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे मुंबई के। ये काफी सालों से इधर फिशिंग कर रहे हैं और इन्हें कस्टमरी राइट्स भी मिले हुए हैं इसके लिए। उनके अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट से नेचुरल हैबिटेट को नुकसान होगा। इससे पूरी कम्युनिटी की इनकम खत्म हो जाएगी और वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उनको रिलोकेट और एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कॉन्क्रीट प्लान्स नहीं बनाए हैं। इसीलिए इन फिशिंग कम्युनिटीज को काफी डर है इस प्रोजेक्ट से। अर्बन प्लानिंग इश्यूज की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है इंड्यूस डिमांड का। इसका मतलब अगर रोड ट्रैवल को और कन्वीनियंट बनाया जाएगा तो धीरे धीरे और कम्यूटर्स इससे ट्रैवल करने लगेंगे, जिससे ट्रैफिक कंजेशन और बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग के कुछ साल तो लोगों को आराम मिलेगा, मगर इवेंचुअली ट्रैफिक पहले जितना या उससे भी बदतर हो जाएगा। यानी जो रिजल्ट होगा वो कम्प्लीटली ऑपोजिट होगा इंटेंडेड इफेक्ट से। ये एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है जिसको 1960s में पहली बार स्टडी किया गया था और अगले कई सालों तक न्यूमरस स्टडीज ने इसको प्रूव किया है। इसलिए सिटी के अंदर एक्सप्रेसवे बनाने का आइडिया अच्छा नहीं है। एक्सप्रेसवे सिर्फ इंटरसिटी ट्रैवल के लिए बनाए जाने चाहिए, इंट्रा सिटी ट्रैवल के लिए नहीं। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है पब्लिक ट्रांजिट को बेहतर बनाना। उससे ट्रैफिक अपने आप ही कम हो जाएगा। सिर्फ 5 से 7% लोग प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करते हैं मुंबई में। ज्यादातर लोग लोकल ट्रेन, बसेस और दूसरे मोड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए रोड से ज्यादा पब्लिक ट्रांजिट में ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक स्कूटीज। इनके बारे में आगे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अर्बन प्लानिंग थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये एक प्रोसेस है जिससे सिटीज और अर्बन एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान किया जाता है, जिससे फिजिकल स्पेस और कम्युनिटी एनवायरनमेंट बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो सके। इसमें बिल्डिंग्स, रोड्स, पब्लिक स्पेसेस, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन और एडमिनिस्ट्रेशन भी आते हैं। एक नेबरहुड या रीजन को अच्छे से प्लान किया जाए तो उधर इक्विटेबल, प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का जन्म होता है। पिछले कुछ सालों से इंडिया में और दुनिया के दूसरे देशों में भी गाड़ियों पर फोकस करके सिटीज को प्लान किया गया है, जिससे सिंगल यूज जोनिंग बढ़ गई, रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया सेग्रीगेट हो गए, रोड्स को चौड़ा किया गया, फ्लाईओवर्स और पार्किंग लॉट्स बनाए गए, साथ ही हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए गए सिटी के अंदर, मुंबई कोस्टल रोड जैसे। पब्लिक ट्रांजिट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, वॉकिंग और साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाए गए जरूरत के हिसाब से। इससे लोग धीरे धीरे कार डिपेंडेंट होने लगे और ट्रैफिक की हालत बद से बदतर हो गई। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सामने आने शुरू हुए हैं रिसेंटली, जैसे कि ओवरऑल हेल्थ, सेफ्टी और हैप्पीनेस कम हुई है लोगों की, पॉल्यूशन, नॉइज और इम्पेशंस काफी बढ़ गई है। इससे यही प्रूव होता है कि जो सिटीज गाड़ियों के आने से पहले बनाई जाती थी, लोगों को सेंटर में रख के, वही बेस्ट आइडिया थी। मेरा ओपिनियन ये है कि मुंबई की एग्जिस्टिंग रोड्स गुड एनफ हैं, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कमियां हैं। काफी काम करना पड़ेगा इस पर। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि पब्लिक ट्रांजिट को प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। पब्लिक ट्रांजिट का पर्पस पैसे कमाना नहीं, बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना है, जिससे आसपास के एरियाज की वैल्यू बढ़े और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिले। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो उसका रेवेन्यू टिकट सेल से ज़्यादा रियल एस्टेट और एड से आता है। इसके बावजूद वो लॉस में चल रही है, जो कि बुरी बात बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल सिटी को इससे कई गुना ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स मिले हैं पिछले 20 सालों में। पब्लिक ट्रांजिट की टिकट्स चीप होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर पाएँ। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, बल्कि रोड्स और हाईवेज भी प्रॉफिटेबल नहीं होते मोस्टली। सिटी रोड्स फ्री होती हैं यूज़ करने के लिए, उसके लिए रोड टैक्सेस लिए जाते हैं। मेट्रो जैसे ही उनका मेन पर्पस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना होता है, पैसे कलेक्ट करना नहीं। हाईवेज में टोल्स लेने के बाद भी 40 से 50 साल लग जाते हैं प्रॉफिट कमाने से पहले। इसलिए हमें पब्लिक ट्रांजिट से प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अच्छी सर्विस और बेहतर कनेक्टिविटी। अर्बन डिजाइनिंग एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बेस्ट सिटीज बनाने का ब्लूप्रिंट ये है, डेंस मिक्स्ड यूज जोनिंग होनी चाहिए हर जगह, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और लाइट इंडस्ट्रियल एरियाज एक दूसरे के पास में, बिल्डिंग 4 से 5 फ्लोर्स की, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर लोकल बिजनेसेस अलाउड हैं और ऊपर के 3-4 फ्लोर्स रेजिडेंशियल। हर नेबरहुड में मल्टीपल पार्क्स होने चाहिए, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऑफिसेज और बाकी फैसिलिटीज वॉकिंग डिस्टेंस में होनी चाहिए, जिससे रेजिडेंट्स डे टू डे एक्टिविटीज पैदल कर सकें। रोड्स पर पार्किंग अलाउड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्राइवेट और पेड पार्किंग लॉट्स में। चौड़े फुटपाथ्स, साइकिल लेन्स और साइकिल रैक्स बनाए जाने चाहिए हर जगह। आर्टीरियल रोड्स नेबरहुड के अराउंड होनी चाहिए, लगभग 1 किलोमीटर दूर। उनमें मेट्रोज, ट्रैम्स, बसेस और साइकिल लेन्स होनी चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। रेलवे स्टेशंस, स्टेडियम्स और यूनिवर्सिटीज़ प्रॉपर्ली कनेक्टेड होनी चाहिए सारे पब्लिक ट्रांजिट से। हैवी इंडस्ट्रीज सिटी के एज में, रिंग रोड सिटी के अराउंड, हाईवेज रिंग रोड से कनेक्टेड और वहीं खत्म हो जानी चाहिए, सिटी के अंदर अलाउड नहीं। यही बेस्ट तरीका है सिटी डिज़ाइन करने का एक्सपर्ट्स के हिसाब से। इन मॉडल सिटीज़ में ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन और स्ट्रेस कम होगा लोगों का और ओवरऑल हैप्पीनेस ज़्यादा होगी। ये काफ़ी सस्टेनेबल वे भी है, जिससे सिटीज़ के क्लाइमेट टारगेट्स को इजीली अचीव किया जा सकता है। हम इसमें से कई पॉइंट्स अप्लाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सिटीज़ में और न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्मार्ट सिटीज़ में, जो कि अभी भी वही सेम मिस्टेक दोहरा रहे हैं। वर्ल्ड की सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने इस मेथड को कुछ हद तक अपनाया है पिछले कुछ सालों में।
जैसे कि लंदन में साइकिल लेन्स ऐड की गई हैं रैक्स के साथ, पेरिस में रोड साइड पार्किंग रिमूव करके आउटडोर सिटिंग एरियाज बनाए गए हैं, न्यूयॉर्क में कई स्ट्रीट्स को कार फ्री कर दिया गया है जहां सिर्फ पैदल या साइकिल से जाना अलाउड है। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। मुंबई की बात करें तो इधर मेट्रो और मोनोरेल बनाना एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अभी इधर 3 मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल है और 8 लाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन है, टोटल 190 किलोमीटर लंबाई के साथ। ये प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार अपग्रेड होगा सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और काफी प्रेज भी डिजर्व करता है। इसके बारे में मैंने एक फुल लेंथ वीडियो बनाई है, उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मेट्रो के अलावा बेस्ट बसेस और लोकल ट्रेन्स का मेजर अपग्रेड करने का वक्त आ गया है। सर्विस और पंक्चुअलिटी में भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ट्रैम्स को रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है कई एरियाज में जहां मेट्रो वायबल ना हो। रोड्स को सेफर बनाना पड़ेगा पेडेस्ट्रियंस और साइक्लिस्ट्स के लिए। इसको करने के कई तरीके हैं, जैसे कि ट्रैफिक कामिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके, नैरो लेन्स, रोड डाइट्स, कर्व्स और रेज्ड क्रॉसिंग्स जैसे। साथ ही फुटपाथ्स और नई साइकिल लेन्स भी बनाई जानी चाहिए। मेजर मार्केट एरियाज को फुली पेडेस्ट्रियनाइज किया जा सकता है, जैसे कि दिल्ली में चांदनी चौक और करोल बाग को किया गया। इसके इफेक्ट्स मोस्टली पॉजिटिव ही आए हैं और इन एरियाज में फुटफॉल भी काफी बढ़ गया है। लंदन की तरह ही मुंबई में भी सबसे कंजस्टेड एरियाज में कंजस्शन फीस इंट्रोड्यूस की जा सकती है। इसमें पीक आवर्स में कार्स को फीस देनी पड़ेगी उन एरियाज में जाने के लिए। लास्टली मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि मुंबई कोस्टल रोड एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसमें कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन कई लॉन्ग टर्म इश्यूज भी हैं जो मुंबई में रहने वाले लोगों को झेलने पड़ेंगे। सिर्फ टाइम ही बताएगा कि कोस्टल रोड से कितना फायदा हुआ है सिटी को। उम्मीद है कि गवर्नमेंट रोड्स को सेफर बनाने में और पब्लिक ट्रांजिट को एक्सपैंड करने में पूरा ध्यान देगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।